प्यारे बच्चों, अधिगम आकलन की चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं पोर्टफोलियो निर्माण का। पोर्टफोलियो के संदर्भ में हमने जाना कि यह छात्र के एक निश्चित समय में या एक वर्ष में घटित होने वाली घटनाओं का एक लेखा जोखा, एक रिकॉर्ड होता है जो छात्र के शैक्षणिक गति को बताता है और वह किस तरीके से प्रगति कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इसकी जानकारी प्रदान करता है। पोर्टफोलियो निर्माण की क्यों आवश्यकता है छात्र के आकलन के लिए, इसकी आवश्यकता के बिंदुओं को हमने जाना। पोर्टफोलियो निर्माण में हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इसके स्टेप्स को फॉलो किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसकी चर्चा की। अब हम जानेंगे कि जब हम पोर्टफोलियो निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उसमें छात्र की एक पूरे वर्ष की गतिविधि का संग्रह होगा, संकलन होगा और एक ब्यौरा होगा कंप्लीट। तो पोर्टफोलियो के अंदर किन किन दस्तावेज़ों को रखा जा सकता है जिससे कि छात्र की उन्नति और प्रगति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन एक सत्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर वह कक्षा गतिविधियां हों, विभागीय गतिविधियां हों या संस्था की गतिविधियां हों। इन गतिविधियों के दौरान विभिन्न तरीके की क्रियाओं में संपादित होने वाले कार्यों से संबंधित जो रिपोर्ट, छायाचित्र, न्यूज़ इत्यादि आपने संग्रहित किए हैं, उन सभी का एक कलेक्टिव डाटा आपके द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे आप रोज़ विश्वविद्यालय में आने के बाद अपने दिन की शुरुआत अपनी सुबह की प्रार्थना सभा से करते हैं और प्रार्थना सभा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो अध्यापक के द्वारा यह दायित्व आपको दिया गया है कि रोज़ जो दायित्व निर्वाहित किया जा रहा है, कौन कक्षा को उस दिन डील कर रहा है, कौन व्यायाम करवा रहा है, किसने आदर्श वचन कहा, किसने उपस्थिति लगाई, उपस्थिति में कितने लोग टाइम से आए, कितने टाइम से नहीं आए, साथ ही साथ समाचार किसने आज का पढ़ा। ये सारी गतिविधियां आपने सुबह प्रातः की प्रार्थना सभा की गतिविधि के रूप में आपने कलेक्ट कर रहे हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन को एक फाइल के अंदर आप डेली की छायाचित्र के साथ में संकलित करने पे लगे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जो आप एक सत्र के दौरान जितनी भी गतिविधियां, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, उसको आप क्या करते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। वो तस्वीर के रूप में हो सकता है, कोट्स मैंने अभी कहा कि आपने थॉट्स कहा, आपने न्यूज़ पढ़ी, तो उसको भी आपको उसके अंदर कलेक्ट करना है कि क्या न्यूज़ कही गई थी और थॉट्स में क्या थॉट्स किसने कहा और उसका क्या स्वरूप था, उसको आप कलेक्ट करेंगे। आप जो भी उपलब्धि हो रही है, चाहे वह क्लास में है, चाहे वह विभाग में है या इंस्टीट्यूट में है या अदर इंस्टीट्यूट के बाहर की, जहाँ भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और जिसका प्रमाण आपके पास है, उन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, पोर्टफोलियो के अंदर समाहित कर सकते हैं। आप चूँकि शिक्षण गतिविधि से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी एबिलिटी डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है। तो भाषा शिक्षण की जो कक्षा है, उसमें जो आयोजित होने वाली गतिविधियां हैं, उससे संबंधित दस्तावेज आपका यहाँ आ जाएगा या अध्यापक के पास सबमिट होता रहेगा। जो शिक्षण की आपकी रणनीति है, आप अपने लिए रोज़ का शेड्यूल बनाते हैं, जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा डेली का टाइम टेबल दैनिक गतिविधि का ये रहेगा। मैं इतने बजे उठूँगा, फिर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होऊंगा, फिर मैं पूजा अर्चना करूँगा, फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूँगा,
फिर इतने बजे मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा, वहाँ से वापस आऊँगा, अपनी स्टडी करूँगा, अपने होमवर्क को डन करूँगा, फिर सेल्फ स्टडी करूँगा। जैसे आपने अपने लिए रूटीन का शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उससे संबंधित आपके शिक्षण का जो पार्ट है, आपने कितना उसको फोकस किया हुआ है, वो यहाँ इन्वॉल्व आप कर सकते हैं। आप असेसमेंट से रिलेटेड जितने आपके टेस्ट हो चुके हैं, क्लास टेस्ट है, ईयरली टेस्ट है या वीकली टेस्ट, जो भी अरेंज टीचर कर रहे हैं या कंपटीशन कंडक्ट किया जा रहा है, उसके आधार पर अपने असेसमेंट के लिए उससे संबंधित दस्तावेज को आप इसमें रख सकते हैं। आप ने जो भी दस्तावेज कलेक्ट किए हैं, उसके आधार पे अपना आप मूल्यांकन करते हुए अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करना चाहिए। इससे संबंधित जानकारी आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि मुझे कैसे अपने को और बेटर बनाना है अचीवमेंट करने के लिए। तो आप देखते हैं कि विद्यार्थियों ने अपना समय बांटा रहता है, वो कोचिंग भी लेते हैं, वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, वो अपने सहपाठी के साथ नोट शेयर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि वह अपने गोल को अचीव कर सके। और ये सारी चीज़ें आप मान लीजिए, आपकी डायरी भी आपका एक पोर्टफोलियो, उसमें आप नोट करके रखते हैं कि मुझे कल क्या क्या एक्टिविटी डन करनी है और कितनी एक्टिविटी मैंने डन कर ली है। तो रोज़मर्रा की चीज़ों को आप उसमें कलेक्ट करके रख रहे हैं। इसीलिए तो केस स्टडी में महत्वपूर्ण बताया गया कि आप डायरी के माध्यम से भी विद्यार्थी का असेसमेंट और उसके बारे में जान सकते हैं। आपकी क्या रणनीति रहेगी अपने लिए, क्या आपको करना चाहिए, इससे संबंधित विचारों को आप, योजनाओं को उसमें लिख सकते हैं, जो आपने अपने लिए व्यक्तिगत पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है या टीचर स्टूडेंट के लिए तैयार कर रहा है। वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। इसके द्वारा आप अपने जो भी नोट्स हैं, जिससे आपका यह नॉलेज पता चलता है कि किसी विषय में आपका कितना नॉलेज आपने गेन कर लिया है। तो जो भी आप पढ़ते हैं या जो भी आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है, उसको डे टू डे आप अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी आपके प्रोग्रेस को बताने का कार्य करता है। आप कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सोशल एक्टिविटी जिससे कि इंस्टीट्यूट को भी गुड अचीवमेंट मिल रहा है। आप टीचर के टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आप सहायक क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। तो ऐसी सारी गतिविधियां भी पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। जैसे आपको प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाता है, आपको आपकी किसी कार्य के निर्वहन के लिए आपको दायित्व निर्वाहित करने के लिए दिया जाता है। तो वो सारा आपका जो टीचर प्रोफाइल होगा, टीचर जो आपका प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, वहाँ उसको क्या कर रहा है, वो मेंटेन करने पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप सोसाइटी से जुड़े हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, तो उन सब चीज़ों के जो साक्ष्य प्रमाण हैं, जो भी गतिविधि से रिलेटेड, क्रियाकलापों से रिलेटेड आपके पास छाया चित्र हैं, इमेज हैं, उन सब को आप अपने पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या करते हैं, समाहित करने का कार्य करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा अपने लेक्चर में कि हर चीज़ का अलग क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। टीचर के लिए बनाओगे अगर, टीचर के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें जो भी इंक्लूड होगा टीचर के सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्लूड होगा। डिपार्टमेंट के लिए बनाओगे तो डिपार्टमेंट में सारे टीचर्स की एक्टिविटी, आपने पूरे सत्र में जो जो किया है वो सारा डिपार्टमेंट के लिए हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी के लिए आपका कोई प्रपोजल मांगा जा रहा है, तो आपने यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, टीचर की क्लास में जहाँ जहाँ जो भी आपने पार्टिसिपेट किया है, उससे संबंधित जो साक्ष्य आपके पास है, उसका एक विस्तृत ब्यौरा आप तैयार करेंगे, जो कि आपके कहाँ जाएगा, विश्वविद्यालय के पास जाएगा। तो आप जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे मैं आपको अधिकांशतः कहा करती हूँ कि
इसका रिपोर्टिंग कीजिए, इसके चित्र अवश्य लीजिए और शीघ्र प्रेषित कीजिए। तो इसलिए आपसे शीघ्रता से मांगा जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट से आप सबकी जो एक्टिविटी हैं आप जो डन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जो अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनकी एक्टिवनेस और डिपार्टमेंट जो करवा रहा है उनके लिए एक्टिविटी, उसकी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास डिपार्टमेंट का एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता रहता है और वहीं से वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका क्या चला जाता है, आपके कुलाधिपति कार्यालय की ओर चला जाता है, ताकि उनको भी जानकारी हो कि विश्वविद्यालय किन गतिविधियों को आयोजित कर रहा है, विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके की एक्टिविटी से अपने लर्निंग अचीवमेंट और अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ईच और एवरी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या जाती है, उस पटल पर पहुंच जाती है। तो आप देखते हैं कि कई बार विभाग के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी ऐसी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करवाया जाता है, जिससे कि क्या आप एक सत्र में आयोजित कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपके विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय वार्ता प्रकाशित होती है, जिसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी और साथ ही साथ आपके विश्वविद्यालय के द्वारा गठित विभिन्न कमेटियों की एक्टिविटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन एक सत्र या प्रकाशित होने वाली विश्वविद्यालय वार्ता में क्या होती है, प्रकाशित करवाई जाती है। तो वो एक दस्तावेज कंप्लीट 1 ईयर का विश्वविद्यालय का एक क्या बन गया, प्रकाशित पोर्टफोलियो बन गया है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो में कई सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, इंक्लूड करने का कार्य करते हैं। अब बात आती है पोर्टफोलियो कितने प्रकार के होते हैं। दस्तावेजों को 2 तरीके से किया जाता है, एक तो प्रोसेस बेस्ड पोर्टफोलियो जो होता है और एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड पोर्टफोलियो। प्रोसेस से आप समझ ही रहे हैं, जो पूरे सत्र भर जो भी एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हैं, जो एक के बाद एक क्या होती हैं, आयोजित होती रहती हैं। अभी आपने लास्ट 2 मंथ में देखा कि कितना ज़्यादा आप सब एक्टिव आपको रखा गया, इतनी सारी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीज़ों की कंडक्ट की जा रही थी और सब में हम सब इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमको क्या कर रही हैं, और ज़्यादा निखार रही हैं, हमको और ज़्यादा ग्रोथ करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। तो उसको कहेंगे हम, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज कलेक्ट हुए हैं, हमने उनको स्टोर किया हुआ है, तो वो प्रोसेस बेस्ड पोर्टफोलियो में आ जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड पोर्टफोलियो में जो सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है, पूरे सत्र में सबसे बेस्ट क्या चीज़ हुई है, आपने क्या अच्छा किया है, किस उसमें सबसे अच्छा किया है, उससे संबंधित एक पोर्टफोलियो बन जाता है। जैसे मैं कहूँ, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट ऑफ द बैच का आपने क्या कर दिया है, उसको सम्मानित किया, आपने गोल्ड मेडल प्रोवाइड करवाया विद्यार्थी को, तो वो उसका एक पोर्टफोलियो क्या बन गया, आपके बुलेटिन बोर्ड जो होता है डिपार्टमेंटल, वहाँ उसको चस्पा कर दिया जाता है। तो ये सबसे क्या है, बेस्ट एक्टिविटी के लिए उसको यूज किया जाता है। तो सबसे बेस्ट अगर बात की जाएगी तो सब बच्चों के लिए उसमें मूल्यांकन करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि सब में से एक बेस्ट उसमें आपको निकालना होगा। तो आप हर बच्चे को अगर निकालना चाहें तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जो प्रोसेस बेस्ड पोर्टफोलियो है, अधिकांशतः इसको ही फॉलो किया जाता है निरंतर, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस उसमें पाया जाता है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छी ट्रेट्स उसमें होता है, सील गुण उसमें होता है, विशेषता उसमें होती है, अभियोग्यता उसमें होती है, कुशलता उसमें होती है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई किसी चीज़ में क्या निकलता है, अच्छा निकलता रहता है। तो जो प्रोसेस बेस्ड पोर्टफोलियो वो 3 टाइप का होता है। इसमें आ जाता है स्कूल पोर्टफोलियो, टीचर पोर्टफोलियो और स्टूडेंट पोर्टफोलियो। यानी पूरे स्कूल का एक क्या होगा, अपना पोर्टफोलियो होगा। आप देखते हैं जगह जगह सड़कों में
बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं जिसमें कि उस स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया ये भी लिखा होता है, कौन कौन से कोर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, लास्ट डेट कब है एडमिशन क्लोज़ की। तो वो उस टाइम उस होर्डिंग के माध्यम से स्कूल के पोर्टफोलियो को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा जो भी आ जा रहा होगा उस मार्ग से उसको प्रदान हो रहा है। तो विद्यालय पोर्टफोलियो में एक तो ये पैटर्न अपना लिया आपने। दूसरा आपने देखा कि डिजिटल वे का मैंने बात किया कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। और उसमें भी सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है तो आप देखते हैं रेटिंग मांगी जाती है, रेटिंग स्केल हमने पढ़ा था जिसमें कि कुछ अंक या ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं और वो ग्रेड से संबंधित किस आधार पे आप ग्रेड दे रहे हैं उससे संबंधित आपने नोट भी वहाँ क्या किए रहते हैं, फीडबैक के रूप में दिए हुए होते हैं। तो आप रेटिंग के आधार पे पता करते हैं कि उस स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या अच्छा है, अब उसकी साइट्स में आप जाते हैं और साइट में देखकर आप देखते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बच्चों के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ के टीचर वेल एजुकेटेड हैं, वहाँ मल्टी एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को मल्टी वे में डेवलप होने का अवसर दिया जाता है, वहाँ खूब सारी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती हैं। तो ये सारा वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सारी वहाँ बच्चों के लिए आने जाने के लिए सुविधा है। तो इस तरीके से उनकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे बिंदु क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आप काउंट करेंगे कि हाँ विद्यालय बहुत अच्छा है, उसके प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें क्या है इंक्लूड हो रखी हैं। अध्यापक पोर्टफोलियो में अध्यापक के सारी इन्फॉर्मेशन, उसका एक तरीके से लगा लीजिए बायोडाटा होता है, उसने कहाँ का रहने वाला है, क्या कांटेक्ट है, ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफ़िकेशन कितनी है और किन किन एक्टिविटी में उन्होंने कंडक्ट किया, कितने उन्होंने लेक्चर अटेंड कर लिए, कितने सेमिनार अटेंड कर लिए हैं, कितनी वर्कशॉप अटेंड की हैं, किन किन चीज़ों का ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, कितने सेमिनार वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें कितने उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज की हैं, किस चीज़ के वो एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज हैं, कितने रिसर्च पेपर उनके छप चुके हैं। एज अ यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं देखूं तो इतनी सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, देखते हैं। छात्र पोर्टफोलियो में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका अपना पर्सनल आपके पास होगा, विभाग के पास भी होगा, तो अध्यापक के पास भी है, तो इंस्टीट्यूट के पास भी आपकी सारी डिटेल है। तो उसमें आपके सारे जो आप विषय अध्यापक के पास अपने विषय से संबंधित पोर्टफोलियो होगा आपका क्लियर, वो बता सकता है कि कक्षा का कौन सा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इस प्रश्न पत्र में और कौन बच्चा बहुत नेगलेक्ट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को। तो वो टीचर उस आधार पे कर पाएगा। डिपार्टमेंट आपके ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हर एक्टिविटी में, चाहे आपकी उपस्थिति हो गई है, किसी विषय में आप अधिक अनुपस्थित रह रहे हैं, किसी टीचर्स के असेसमेंट में आप अनुपस्थित रहे हैं, कोई दस्तावेज जो आपको से मांगा गया था वो आपने अभी तक डिपार्टमेंट को नहीं सबमिट किया है, टीचर ने कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए कही थी वो आपने, तो उस सब का वो क्या रखेगा, डाटा रखेगा। आप व्यक्तिगत रूप से अपने पास भी क्या रखते हैं, अपना डाटा बना के रखते हैं सारी चीज़ों का, जो जो चीज़ आजकल आपको महत्वपूर्ण कहा जाता है। अगर कोई चीज़ आप दे रहे हैं तो रिसीविंग ज़रूर उस चीज़ की अपने पास रखिए प्रमाण के रूप में। तो वो भी क्या है, एक दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण पक्ष हो गया। इंस्टीट्यूट के पास आपका इनरोलमेंट सबसे बड़ा आपके पोर्टफोलियो में रोल अदा करता है। आपके इनरोलमेंट से आपके पूरा जो डाटा है वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ओपन करके आपको बता देगी, आपके बारे में सारी जानकारी इनरोलमेंट नंबर के आधार पर पता चल जाती है। तो इसका अर्थ है इनरोलमेंट से रिलेटेड एक फ़ाइल क्रिएट की गई है जिसमें कि आपका सारा आपने आप कहते हैं कि मैंने अभी अपनी टीसी नहीं निकाली, तो पता चल जाता है कि आप टीसी निकाल के लेके जा चुके हैं। आप ये कहें कि मैं अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो इनरोलमेंट बताएगा कि आप उसी के हैं या कहीं और के थे। तो वो सारी चीज़ें, एक यूनिक कोड होता है ये, और उसके आधार पर आपका पोर्टफोलियो वहाँ पर क्रिएट किया जाता है।
प्रक्रियात्मक मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसी का अध्यापक क्या करता है, अधिकांशतः यूज करता है। ये आपके अचीवमेंट, आपके ग्रोथ में बहुत अधिक रोल अदा करता है। तो विद्यालय पोर्टफोलियो, अध्यापक पोर्टफोलियो, छात्र पोर्टफोलियो इसका पार्ट होता है। उत्पादक पोर्टफोलियो में एक हाई लेवल का एक मैं कहूँ डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसमें इसीलिए इसको अधिकांशतः यूज नहीं करते हैं स्कूल वाले। अब बात आती है विद्यालय पोर्टफोलियो की। तो विद्यालय पोर्टफोलियो में अभी मैंने आपसे कहा कि इसमें विद्यालय से संबंधित सारी चीज़ें, सारा ऑल टोटल खाका होगा। इसमें विद्यालय अपना ईयर कैसे ओपन करेगा, यानी कि उसकी वार्षिक की योजना बनाएगा, पूरे सत्र में वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा और किस कक्षा को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस अध्यापक को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इससे संबंधित सारी व्यवस्था आपकी क्या होगी, पोर्टफोलियो के रूप में कलेक्ट कर ली जाएगी। सत्र के दौरान, अब क्योंकि वर्ष की बात कर ली हमने, तो अब सत्र में यानी 6 महीने क्या करेगा विद्यालय और 6 महीने बाद क्या करेगा, जिसमें छमाही और वार्षिक परीक्षा का आयोजन होता है, तो वो सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। और अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हर चीज़ की, चाहे वो मैं कहूँ परीक्षा से संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट, छात्र के एडमिशन से संबंधित जो रिपोर्ट है कि कितने एडमिशन एक साल में हो रहे हैं, कितने लड़के, कितने लड़कियां, कितने रूरल, कितने अर्बन, कितने SC ST OBC जनरल, कितने बच्चे उसमें क्या हैं एडमिट हो रखे हैं, और कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़कों ने एडमिशन लिया है, इसकी क्या ली जाती है जानकारी। आप स्टूडेंट एडमिशन पे ले सकते हैं। आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, आपने कितनी किताबें एक साल में मंगा ली हैं बच्चों के लिए, नया जो टीचिंग मटेरियल है ICT बेस्ड, क्या उसकी व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें जो एक विद्यालय के ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, उसकी प्रगति का से संबंधित जो जो नई नई चीज़ें आप आ रहे हैं या कर रहे हैं, आपके बच्चे गोल्ड मेडल हो रहे हैं, आपके बच्चे नेशनल इंटरनेशनल वे में, तो उनका भी एक पोर्टफोलियो आप बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि हमारे इतने बच्चों ने इतने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इतने शील्ड, इतने मेडल विद्यालय के लिए अचीव किए गए हैं। हमारे टीचर जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाते हैं, कुछ नया इनोवेशन वो करते हैं, कोई खोज उन्होंने की है, तो उससे संबंधित जितने दस्तावेज हैं उनसे संबंधित आप क्या करते हैं, फाइल व्यवस्था करते हैं। तो विद्यालय पोर्टफोलियो में विद्यालय का एक वार्षिक स्वरूप के बारे में चर्चा होती है, वो सारे वर्ष भर में क्या करेगा, कैसे करेगा, एक सत्र के लिए आयोजित किया जाता है, तो एक उसकी प्रोग्रेस से संबंधित पोर्टफोलियो जो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे अन्य कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 3 क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापक पोर्टफोलियो में जो अध्यापक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका पता चलता है। तो अध्यापक के पास स्वयं का भी पोर्टफोलियो होगा। जैसे मैं हूँ, तो मैं अपना क्या करूँगी, पूरे ईयर में अभी तक जितना मैंने किया एक साल में, जो भी एक्टिविटी कंडक्ट की और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जो भी वर्क मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कंप्लीट किया, डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कंप्लीट किया, आपके लिए जो एक्टिविटी मैंने कंडक्ट की, वो सारी चीज़ें क्या हैं, दस्तावेज के रूप में मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती जाऊंगी कि मैंने इस साल ये किया। इसको एनुअल परफॉर्मेंस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जब वार्षिक प्रगति विवरण दिया जाता है, तो वहाँ पे मैं पूरे वर्ष में मैंने क्या किया है, मैं खुद का सेल्फ असेसमेंट करूँगी। तो सेल्फ असेसमेंट करते हुए मुझे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कार्यालय पोर्टफोलियो में जैसे मैं व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन को अपने लिए रख रही हूँ, वैसे कार्यालय भी मेरे इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा होगा, कलेक्ट कर रहा है। वो समय समय पर
जितनी सारी चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उससे संबंधित जितने भी पत्राचार मेरे साथ किए गए हैं या विश्वविद्यालय के जो भी पत्राचार हुए हैं वो विभाग के पास आए, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। मैं कहीं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं कुछ ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ, तो उससे संबंधित दस्तावेज सब विभाग में भी जा रहा है। तो विभाग में जो व्यक्तिगत पोर्टफोलियो अध्यापक का है उसमें उस चीज़ को क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियो होता है अपने अध्यापक का। तो जितनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जा रही है, डिपार्टमेंट से वही इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जा रही है। या मैं यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी से बाहर किसी चीज़ में एक्टिव हो रखी हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी पे जाएगी और यूनिवर्सिटी के मेरे पोर्टफोलियो में वो क्या होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा। तो कितने तरीके से कलेक्ट हो रहा है डाटा, 3 तरीके से, 3 स्तरों पर डाटा कलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। तो मेरे पास भी वो चीज़ है, तो डिपार्टमेंट के पास भी वो चीज़ है, तो इंस्टीट्यूट के पास भी वो चीज़ है। तो अब जब मूल्यांकन करना है तो इंस्टीट्यूट के लिए जो आवश्यक था उसने अपने पास रख लिया, डिपार्टमेंट के लिए जो आवश्यक था उसने अपने पास रख लिया, मेरे लिए जो मुझे आवश्यक लगा वो मैंने क्या रख लिया, अपने पास रख लिया है। तो इंस्टीट्यूट अपने आधार पर ईयरली मूल्यांकन करेगा, डिपार्टमेंट अपने आधार पर वर्ष का मूल्यांकन करेगा और मैं अपने आधार पर अपना मूल्यांकन, यानी 3 तरीके से अध्यापक का क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे सत्र भर केवल आप ही मूल्यांकित होते रहते हैं, अध्यापक भी मूल्यांकित होता रहता है। और मूल्यांकन के लिए जो ये पोर्टफोलियो हैं 3 अलग अलग तरीके के, ये बहुत ही अहम रोल क्या करते हैं, अदा करते हैं। इसके बाद बारी आती है विद्यार्थी पोर्टफोलियो की, स्टूडेंट पोर्टफोलियो। असेसमेंट के लिए चूँकि लर्निंग से संबंधित है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसमें विद्यार्थी का एक तो पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया जाता है, उसका अपना व्यक्तिगत पोर्टफोलियो जिसे आप रेज्यूम भी कह सकते हैं अपना, दूसरा उसकी गतिविधि एक्टिविटी से रिलेटेड पोर्टफोलियो होगा और तीसरा कार्यालय से रिलेटेड। तो पहला पोर्टफोलियो तो स्टूडेंट के पास है उसका व्यक्तिगत, वो भी आप जब आवेदन करते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आप प्रोवाइड करते हैं। गतिविधि से संबंधित पोर्टफोलियो आपके टीचर्स के पास होगा जो सब्जेक्ट टीचर है, और कार्यालय जो पोर्टफोलियो है वो आपके डिपार्टमेंट के पास क्या होगा, संभाल के रखा गया होगा। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी पोर्टफोलियो होता है उसमें जो आपका व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है उसको कहा जाता है अधिगमकर्ता का संपूर्ण पोर्टफोलियो। उसमें उसके बचपन से लेकर उसकी मैं कहूँ जो हम क्लास 10th कहते हैं, जहाँ से हमारा रिज्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन के लिए या किसी भी चीज़ की क्राइटेरिया में सबसे पहला आपका जो 10th है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, जो आपके बर्थ को क्या करता है, प्रूफ करने का कार्य करता है। और वहीं से आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वे भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ पोस्ट आपकी 10th क्रॉस की आती हैं, कुछ 12th क्रॉस की आती हैं, कुछ आपके पीजी की, यूजी की, तो अलग अलग स्टैंडर्ड की पोस्ट आ रही हैं। तो एक स्टैंडर्ड वे माना जाता है हाई स्कूल को, और स्पेशली जन्मतिथि को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वहाँ से ही आप अपना जो स्टडी का वे है उसको क्या करते हैं, अपने रेज्यूम में स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से लेकर और अभी तक की जब तक आप नौकरी लगेंगे तब तक आपने क्या पर ईयर में अचीव किया, क्या किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आप उसमें देंगे, इसीलिए इसे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो कहा जाता है। दूसरा आता है गतिविधि आधारित पोर्टफोलियो, जिसको कि मैंने कहा कि अध्यापक क्या के पास क्या हो रहा होगा, कलेक्ट हो रहा होगा, जिससे कि आपके इन फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है कि आपने आपको गाइडेंस काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, तो जो भी गतिविधि आयोजित होगी उसमें आपको ज़रूर क्या दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। कोई बच्चा लेखन में बहुत अच्छा होता है
तो उसमें उसको स्थान दिया जाएगा। कोई स्पीच में बहुत अच्छा है तो आपके भविष्य की शैक्षिक प्रगति कैसी होगी, इससे संबंधित दस्तावेज यहाँ कलेक्ट किया जाता है। और लास्ट आता है आपका कार्यालय पोर्टफोलियो। तो इसमें छात्र के कंप्लीट अचीवमेंट, उसकी प्रोन्नति को जानने के लिए क्या होता है, कंप्लीट डाटा आपके कार्यालय के पास कलेक्टिव फॉर्म में होता है। अब बात आती है अधिगमकर्ता का संपूर्ण पोर्टफोलियो। तो अधिगमकर्ता के संपूर्ण पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में रखा जाता है, इसे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में।